हेलो फ्रेंड्स, हम लोग त्रिभुज चैप्टर में समरूपता के बारे में बात कर रहे थे। त्रिभुज की समरूपता। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि दो त्रिभुज या दो आकृतियां जब समरूप होती हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो हम लोगों ने ये देखा था कि थेल्स ने बताया था कि अगर त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम लोगों ने ये देखा था एक प्रमेय, और एक प्रमेय ये देखा था कि अगर संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं। हम लोग 6.5 प्रमेय देखेंगे समरूपता से संबंधित। 6.5 प्रमेय ये कहता है कि आपके पास दो त्रिभुज है, ABC DEF, दो त्रिभुज है आपके पास, और दोनों में कोई एक कोण बराबर है। ये मान लेते हैं ये कोण, ये इक्वल है, कोण B बराबर कोण E है। और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, कोण को अंतर्गत करने जब कोई कोण बनता है तो ये जो बोला जाता है, ये दोनों क्या हैं, OA और AB, उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं। तो क्या हो कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में यदि कोण B बराबर कोण E हो एक कोण बराबर हो और उनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं AB अपान D तथा AB अपान D इक्वल टू BC अपान EF हो, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। ए वाला देखिए किसके संगत जाएगा, B के संगत क्या है, आप ऐसे लिख लीजिए, B के संगत क्या है, ये थीटा यहाँ पे बना है तो यहाँ B के संगत E है। और फिर ये BA, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि AB के नीचे क्या है, DA है, यानी AB भुजा के संगत क्या है, DE है। तो B के संगत E है तो A के संगत क्या होगा, D होगा। तो A के संगत D होगा, यानी त्रिभुज DEF ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूपता में ये हम लोग देखते हैं कि संगतता देखना जरूरी है कि, और संगतता कहाँ से मिलेगा, B वाला कोण E के बराबर है तो B के संगत E हो गया। अब हमको ये देखना है कि BC जो है EF के संगत है कि ED के, तो हमको यहाँ से मिलेगा जो AB अपान DE दिया है, यानी AB लेंथ के संगत क्या है, आपका DE है। तो प्रमेय 6.5 हम लोग यही प्रूव करने जा रहे हैं कि दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और दोनों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये हमको प्रूव करना है प्रमेय 6.5 कि आपको दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उनके एक कोण बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के, और उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात समान है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपका प्रमेय 6.5। तो पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं स्टेटमेंट लिख के, फिर देखते हैं क्या होता है। प्रमेय 6.5 यदि एक त्रिभुज का एक कोण यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के
एक कोण के बराबर हो। बराबर हो तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया आपका प्रमेय 6.5। ये क्या है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। यानी दो त्रिभुज है आपके पास, एक कोण उसका और एक कोण उसका बराबर है, और उन कोणों को जो अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या हो, समान हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमको क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, एकदम शुरू से करते हैं। देखिए थ्योरम पढ़ के हम लोग देखते हैं कि क्या गिवन है। थ्योरम में हमको क्या पता है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। यानी दो त्रिभुज आपके पास है, एक ये मान लेते हैं ABC और एक ये DEF। इसमें कोई एक कोण बराबर है, तो हम ये ले लेते हैं कि कोण A और कोण D बराबर है। तो क्या आपको पता है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF इस प्रकार हैं कि कोण A बराबर कोण D है और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात समान है। उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं ये AB और AC है, यानी AB/D इक्वल टू AC/DF है। ये आपको इतना पता है कि दो त्रिभुज में एक कोण बराबर है और दोनों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात समान है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि आपका त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको AB/DE इक्वल टू AC/DF दिया है और कोण A बराबर कोण D। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो AB है ये छोटा है, यानी हम लोग ये ले लेते हैं कि AB जो है क्या है, D से छोटा है। यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि AB में अगर आप D से डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये हमेशा 1 से कम आएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या में बड़ी संख्या से आप डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो हमने ये माना कि जो AB वाला साइड है ये छोटा है और DE वाला बड़ा है, तो AB/DE क्या होगा, <1 होगा। ये मान के चलते हैं, ये लेके चलते हैं। अब AB छोटा है तो AB के बराबर DE पे कहीं मिलेगा, इसको मान लेते हैं P, और AC के बराबर जो है यहाँ पे कहीं मिलेगा Q, क्योंकि जो AB/DE है वही AC/DF है। अगर AB DE से छोटा है तो AC भी DF से छोटा होगा।
क्यों नहीं छोटा होगा? क्योंकि अगर ये अनुपात 1 से कम है तो ये इसके बराबर है, तो ये अनुपात भी 1 से कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब हमको दोनों पे मिल जाएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे? मिला दिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हम लोग? ए बी अपान डी इक्वल टू ए बी अपान डी लेस देन 1। दूसरा स्टेप क्या है? डी पी जो आपका है ये ए बी के बराबर, और डी क्यू है आपका ये ए सी के बराबर। और फिर क्या? पी तथा क्यू को मिलाया। इतना काम हम लोगों ने कर लिया कि ये जो ए बी लेंथ के बराबर इस पे कट कर लिया, और ए सी लेंथ के बराबर डी क्यू इस पे कट कर लिया, और ये एंगल तो बराबर है, पी और क्यू को हमने मिला लिया। अब हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में क्या है आपके पास? ए बी जो आपका डी पी के बराबर है, ए सी आपका डी क्यू के बराबर है, और कोण ए कोण डी के बराबर है। ये दिया है आपका पहले से। इन दोनों त्रिभुज में ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर है। तो हम लोग एक जानते हैं सर्वांग समता के लिए एक होता है कि दो त्रिभुज आपके कहीं ऐसे मिले कि मान लेते हैं ये साइड ए है, ये साइड बी, ये एंगल थीटा, और तीसरी भुजा कुछ है उससे हमको मतलब नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो और फिर आपको ऐसे कोई एक मिल जाता है त्रिभुज जिसका एक साइड ए है, एक साइड बी है, और ये एंगल थीटा है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। यानी साइड एंगल साइड इसको क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी। कि दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और उन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, ये देखिए ये ए बराबर ए है और ये बी बराबर बी है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो हम लोग कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। ये क्यों कहा? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी क्या कहता है कि एक त्रिभुज में एक कोण और कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज के बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके जो संगत कोण होंगे, संगत भुजाएं होंगी, बराबर होंगी। तो हम लोगों ने ये निकाल लिया कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि कोण जो P होगा, कोण P कोण B के बराबर होगा, क्योंकि B किसके संगत है? D के। तो कोण P बराबर कोण B और कोण C बराबर कोण Q। ये क्या हो गया? ये संगत भाग बोलते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं वो बराबर होते ही होते हैं। तो कोण P बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण Q, ये हमको पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं एक चीज़ और दिया आपका ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ, ये आपका दिया है। तो इसी को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, इसी का यूज करते हैं। इसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। ये ए बी अपान डी है, इसको क्या लिख देंगे? डी अपान ए बी बराबर डी एफ अपान ए सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी अपान ए बी इक्वल टू डी एफ अपान ए सी। ये कहाँ से आया? व्युत्क्रम करने पर।
व्युत्क्रम कर दिया। यहाँ तक हम लोग पहुँचे कि डी अपान ए बी इक्वल टू डी एफ अपान ए सी। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों से एक घटा देते हैं, यहाँ -1 यहाँ -1, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर। अगर पहले दोनों पक्ष बराबर थे तो आप एक किसी भी संख्या से एक समीकरण है, ये दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो किसी भी संख्या से आप जोड़िए या घटाइए या मल्टीप्लाई करिए दोनों पक्षों में तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, ये हम लोगों को पता है। अब एलसीएम लेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस ए बी अपान ए बी इक्वल टू डी एफ माइनस ए सी अपान ए सी। ये आगे क्या हो जाएगा, d माइनस ए बी, ये पूरा d है और ए बी बराबर क्या है, डी पी। तो पहले हम लोग इसमें लिख लेते हैं, ए बी बराबर क्या लिख लेते हैं, d माइनस डी पी अपान ए बी की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, डी पी, और ये डी एफ माइनस ए सी की जगह हम लोग डी क्यू लिख देंगे, डी क्यू अपान डी क्यू। ये हमको कहाँ से मिला, ए बी की जगह पे क्या रख दिया, डी पी, और ए सी बराबर डी क्यू रखने पर बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ए बी लेंथ के बराबर ही डी पी निकाले थे और ए सी लेंथ के बराबर ही डी क्यू काटे थे, तो हम लोगों ने वहाँ जो ए पी है वहाँ पे क्या रख दिया, डी पी, और जो ए सी था वहाँ की जगह क्या रख दिया, डी क्यू। अब हम लोग देखते हैं ऊपर वाला डी ई माइनस डी पी, ये पूरा डी ई लेंथ है आपका, ये डी पी लेंथ उससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये लेंथ ई पी। तो अगला स्टेप क्या हो गया, वो ई पी या पी अपान डी पी इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू, ये पूरा लेंथ डी एफ है, इससे डी क्यू हट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू एफ, क्यू एफ अपान डी क्यू। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ। रेसिप्रोकल का मतलब पी अपान डी पी है तो डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ, ये हो गया। अब देखिए डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ, ये आपका इस त्रिभुज में पता है, यानी डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ है। तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज डी ई एफ में डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ है। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि त्रिभुज की ये जो रेखा है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी पी क्यू समांतर ई एफ होगा, क्योंकि डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि पी क्यू समांतर ई एफ, पी क्यू समांतर ई एफ होगा। अब जब पी क्यू और ई एफ समांतर है तो देखिए मैं पी क्यू और ई एफ को यहाँ पे बना रहा हूँ, ये पी क्यू है और ये ई एफ है और ये रेखा पी है। तो जो एंगल यहाँ पे पी बन रहा है वही एंगल यहाँ पे ये बनेगा, ये थीटा होता है तो ये थीटा होता है। अगर यल और यम दो रेखा हैं दोनों पैरेलल हैं तो ये
ये आपका कॉन्सेप्ट है कि दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं ये और ये, इनको कोई रेखा कट करती है तो ये जो एंगल बनता है, अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो उस हिसाब से देखिए तो ये पी क्यू और ई एफ रेखा है और उनको ये रेखा कट कर रही है, तो ये एंगल की जगह क्या है, ये एंगल और ये एंगल। तो पी क्यू समांतर ई एफ है, तो कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F होगा। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कोण P हमारा कोण E के बराबर आ गया और कोण P कोण B के बराबर है, यानी कोण P कोण B के बराबर है और कोण P कोण E के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लोग देखते हैं एक स्टेप और कि कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, ये हमको मिला। और हमको पहले से क्या पता है कि कोण P क्या है, कोण B के बराबर है और कोण C क्या है, कोण Q के बराबर है, यानी कोण Q क्या है, कोण Q कोण C के बराबर है। तो इन दोनों से हम लोग क्या कहेंगे कि कोण E और कोण B बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण P की वैल्यू है तो कोण P की वैल्यू दोनों इक्वल होगी। तो कोण E बराबर कोण B और कोण F बराबर कोण C, ये होगा। तो अब कोण E बराबर कोण B, यानी जो ये कोण है वही ये कोण है। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या है, कोण B बराबर कोण E कोण C बराबर कोण F, ये है। तो हमको पता है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रमेय 6.3 कि दो त्रिभुज हैं, दोनों के दो कोण अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, A के संगत क्या है, A के संगत D है, B के संगत क्या है, E है। तो A के संगत क्या है D, B के संगत क्या है E और C के संगत क्या है F। ये कहाँ से पता चला, एंगल समरूपता कसौटी, प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.3 यही कहता है कि किसी भी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो दो कोण बराबर होते हैं और तीसरा तो अपने आप बराबर पहले ही दिया था, लेकिन तीसरा हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, केवल हम दो कोण दोनों त्रिभुज के बराबर ढूंढते हैं। अगर दो मिल गए तो तीसरा बराबर होना ही है और दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो हम लोग फाइनली यहाँ तक पहुँच गए। हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था। तो मैं एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको फिर से कि प्रमेय 6.5 क्या कहता है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या दिया है कि दो त्रिभुज आपके हैं, दोनों में एक कोण बराबर है। तो हम लोगों ने यहाँ मान लिया कि कोण A और कोण D क्या है, बराबर है। कोण A कोण D के बराबर है और कोण A को अंतर्गत करने वाली भुजाएं यानी AB अपान DE बराबर AC अपान DF, ये भी है।
तो ये दो चीज़ हमको गिवन रहेगा। हम लोगों ने क्या किया, ए बी लेंथ के बराबर डी पी कट कर लिया और ए सी लेंथ के बराबर डी क्यू कट कर लिया। ये मान लेते हैं कि ए बी छोटा है और डी बड़ा है, फिर पी और क्यू को मिला दिया। अब मिलाने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी सी और डी पी क्यू में ये साइड और ये साइड बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है और ये एंगल बराबर है। तो हमको साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी पी क्यू, ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी होती है कि अगर ये साइड और ये एंगल और ये साइड अगर दो त्रिभुज के ऐसे बराबर हैं तो क्या होते हैं, दोनों सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम का मतलब होता है कि संगतता के साथ संगत भाग बराबर होते हैं दोनों त्रिभुज के, यानी सभी कोण जो है संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ए बी सी और डी पी क्यू हमारा क्या आ गया, सर्वांगसम आ गया। तो सर्वांगसम में ए किसके संगत है, डी के, और बी किसके संगत है, पी के, और सी किसके संगत है, क्यू के। तो कोण बी बराबर कोण पी हो गया, कोण सी बराबर कोण क्यू हो गया। ये हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमको दिया है, क्या दिया है कि ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसको क्या कर दिए, रेसिप्रोकल करके लिख के एक घटा दिए और यहाँ से कहाँ पहुँच गए, डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ, डी पी अपान पी इक्वल टू डी क्यू अपान क्यू एफ। ये हम लोगों ने जो ये कहा, ये प्रमेय 6.2 का यूज किया है यहाँ पे। ये जो हम लोगों ने कहा है कि पी क्यू समांतर ई एफ होगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो पी क्यू समांतर ई एफ होगा। तो पी क्यू समांतर ई एफ होगा, यानी पी क्यू और ई एफ लाइन समांतर है और इनको एक रेखा अगर ये कट कर रही है तो ये संगत कोण ये बराबर होगा, और इधर से देखेंगे तो ये समांतर रेखा को ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये संगत कोण और ये संगत कोण बराबर होगा। तो यानी कोण P बराबर कोण E हो गया, कोण Q बराबर कोण E F। और पहले हम लोग क्या जानते थे कि कोण P कोण B के बराबर है और कोण Q कोण C के बराबर है। तो देखिए ये दोनों कोण P की वैल्यू हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण E बराबर कोण B हो जाएगा और कोण F बराबर कोण C, यानी जो कोण ये होगा वही कोण ये, और जो कोण C होगा वही कोण F होगा। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में दो कोण बराबर हैं, तीसरा भी बराबर है क्योंकि कोण A कोण D है ही। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रमेय 6.3 से, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर दो त्रिभुज ऐसे हैं कि दोनों त्रिभुज के दो कोण इक्वल मिल रहे हैं तो तीसरा भी इक्वल होगा ही होगा, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूपता जब लिखते हैं तो संगतता के साथ A किसके संगत होगा, D के, क्योंकि A वाला एंगल D के बराबर है। B किसके संगत होगा, E के, और C किसके संगत होगा, F के। तो त्रिभुज ABC यहाँ जब लिखेंगे तो A के संगत जो होगा वो पहले आएगा, फिर जो बाद में आएगा वो D के संगत होगा, फिर बाद में जो आएगा वो F के संगत होगा। हमको यही सिद्ध करना था। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन प्रमेय 6.1 और 6.2 जो आपका था ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय था, और हम लोगों ने जो 6.3, 6.4, 6.5 इस पे ये क्या है, सारा त्रिभुज की समरूपता से संबंधित है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे पहले शार्ट में, उसके बाद फिर क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन देखेंगे। बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।